हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के सेशन में हम कुछ स्पेशल देखने वाले हैं, यानी कि इस स्पेशल सेशन में हम पढ़ेंगे विवेकानंद को और विवेकानंद के जन्म के बारे में और उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो इसे हम ऐसे दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वो कैसा था उनका, और उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी क्या करती थी, कैसी थी, क्या नाम था। इन सब विषयों पर उनके जो जीवन की ऐसी बातें थी उसके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में जानेंगे। और सेकंड में हम ये जानेंगे कि वो किस तरीके से शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, किस तरीके से उनके गुरु उन्हें मिले और किस तरीके से उन्होंने जो है धर्म के पथ पर चला, और क्या क्या उनकी रचनाएं थी, किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ें हमें दिया है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रही हैं। तो इन सब विषयों पर हम सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उनके जीवन गाथा के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब देखते हैं हम विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद जी का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा, और यूथ के, वो हमारे यूथ के यानी हम सभी के वो आदर्श हैं, आइडियल हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो मानव जीवन और समझ लीजिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान में उनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से हम उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एक महापुरुष के तौर पे उन्हें देखा जाता है, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में भी इनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए हम देखते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था यानी कि मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति का वो दिन था जिस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। यानी जन्म जो है वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन। और इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका बीरेश्वर था। बीरेश्वर इनका बचपन का नाम था। तो इस प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीरेश्वर किसका नाम था। तो बीरेश्वर किसका नाम था, बीरेश्वर जो है वो विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। तो इस तरीके से आप इसे देखते जाइए और इसे जो है कंठस्थ भी करते जाइए। विवेकानंद जी बंगाल के रहने वाले थे, उनका जो परिवार था वो बंगाली था, यानी बंगाली उनको कहेंगे, और वो बहुत ही अच्छे खासे परिवार थे, संपन्न परिवार से कह सकते हैं हम थे। तो संपन्न परिवार से थे तो उन्हें जो है धर्म कर्म या धार्मिक चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होना उतना ज़्यादा, जैसे मतलब उनके पिताजी, उनके दादाजी ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन देखिए जो होना रहता होता वही है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनका धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। क्या वो मतलब वो पढ़ने वढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, पढ़ने में, और जो है उन्हें जो है कला, संस्कृत, इतिहास, मतलब सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों में बहुत अच्छी रुचि थी। तो ऐसे कहा जाए तो ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। और दूसरी चीज़ तो ये शरारती भी बहुत थे। भले ही ये धार्मिक हुए, आगे इनका धर्म कर्म के कार्यों में जो है इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन बचपन में ये काफ़ी ज़्यादा शरारती भी थे। तो नेक्स्ट हम इनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। विवेकानंद का जो औपचारिक नाम था, यानी औपचारिक नाम का मतलब ये हुआ कि जो लिखा पढ़ी में उनका नाम था, जिस नाम से उनका स्कूल वगैरह का नाम चलता था, या फिर मतलब आगे चलकर जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र दत्त। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नरेंद्र दत्त जो है इनका औपचारिक नाम था, और बचपन का नाम बीरेश्वर था। और इनके जो पिताजी थे, पिताजी इनके वो काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब इनके जो पिताजी थे, ये गलत लिख दिया गया है, दादाजी इधर थे और पिताजी इधर थे। तो पिताजी का नाम इनके था विश्वनाथ दत्त। जो पिताजी थे वो इनके विश्वनाथ दत्त थे, जो कि क्या थे, वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील थे इनके पिताजी। और जो इनके दादाजी थे, दादाजी इनके क्या थे, जिनका नाम था दुर्गा चरण दत्ता।
या दुर्गाचरण दत्त, जो कि संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। तो इस प्रकार से कहा जाए तो इनका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा था। देखिए, पिताजी वकील थे, उस टाइम पे वकील थे और वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। तो इस तरीके से, और ये चाहते भी थे कि आगे नरेंद्र जी वो यानी स्वामी विवेकानंद जी आगे अपनी स्टडी जो है वो इंग्लिश से करें, यानी कि जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी उस अकॉर्डिंग ये अपनी स्कूलिंग करें। तो इस तरीके से आगे देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती हैं और इनके माता जी के बारे में विशेषकर हम जानेंगे, क्योंकि इनके माता जी की ही छाप थी, जो धार्मिक छाप थी जो इनके ऊपर पड़ी, वो माता जी की वजह से ही पड़ी। तो इनकी माता जो थी, इनकी माता जी जो थी उनका नाम हम जान लेते हैं। तो माता जी, इनका नाम था भुवनेश्वरी। विवेकानंद जी के जो माता जी थी उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक महिला का मतलब इन्हें रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि था। आए दिन इन्हें कथा भागवत कराने का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए ये कथा इत्यादि में बहुत भाग लेती थी। और इस तरीके से जो घर पे बच्चा रहेगा वो भी तो उसी माहौल में ढलेगा। और इनकी जो माता जी थे वो पिताजी थे, इन दोनों लोगों के बीच में ऐसे मीन्स इन सब बातों को लेकर तर्क हुआ करते थे, जिससे कि वो तार्किक भी बने। तो ये सब जो बातें थी, इन्हें बचपन से ही ये माहौल मिला। तो आगे देखेंगे कि देखिए, ये धार्मिक होने की वजह से इनके घर में किस तरीके का माहौल था, धर्म और अध्यात्म का माहौल था। और इनका जो झुकाव था वो बाद में चलकर क्या हो गया, ईश्वर को जानने और पाने का। देखिए, जब क्या होता है कि जब कोई बच्चा जब जैसे भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा अगर उसे मीन्स ये कह लें कि इंटरेस्ट होने लगा, या तो उसकी क्या होती है कि भगवान को जानने की उत्सुकता बढ़ने लगती है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो किस तरीके से हम पे अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इसी तरीके से जो विवेकानंद जी थे, यानी उस टाइम पे जो नरेंद्र जी थे, वो नरेंद्र दत्त थे, उनको क्या हुई, भगवान को जानने की उत्सुकता हुई कि भगवान को किस तरीके से हम पाएँ, भगवान को किस तरीके से हम जानें। तो इस तरीके से वो भगवान की खोज में भी लग गए थे। तो आगे हम देखेंगे कि इन्हें जो है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनकी शिक्षा क्या हुई कि 1871 ईस्वी में जब ये 8 साल की उम्र के थे, तो उस टाइम पे इनका जो है एडमिशन करवाया गया, यानी कि स्कूलिंग के लिए। और मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में। कहाँ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में। हर एक चीज़ है कि आगे चलकर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा मतलब उत्तीर्ण करने वाले एकमात्र छात्र थे जो फर्स्ट डिवीज़न में जिन्होंने मतलब उत्तीर्ण किया था। तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जो उत्तीर्ण करने वाले ये एकमात्र छात्र थे। तो आगे हम देखेंगे इनके बारे में। इनकी स्कूलिंग वगैरह हमने देख लिया, और इन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये सामाजिक विज्ञान, इतिहास, धर्म, कर्म, इन सब चीज़ों में मतलब बहुमुखी प्रतिभा कह लें तो बहुमुखी प्रतिभा इनके ऊपर बिल्कुल सूट होगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे चलकर इनका भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी एडमिशन करवा दिया गया, और 1845 ईस्वी में इन्होंने स्नातक अपना किया। और कहाँ से किया? स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। और वहाँ से इन्होंने और भी बहुत कुछ किया, पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जाना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारी शिक्षाएं अर्जित की थी, जिसकी वजह से ये आगे चलकर इतने महान बने। और देखिए, एक अभी क्या होता है कि बच्चे एक बुक पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और इन्होंने कितने वेदांत पढ़े, कितनी सारी चीज़ें पढ़ी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इनके अंदर पावर थी। और एक जो है मीन्स एक विदेशी इतिहासकार ने भी कहा इनके बारे में कि विवेकानंद जी जो थे, इन्हें किसी चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, और ऐसा बहुत ही कम बच्चों में देखने को मिलता है कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो।
तो इस तरीके से विवेकानंद जी के बारे में और भी कई कहानियाँ हैं। तो वैसे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं तो विवेकानंद जी के बारे में कि किस प्रकार से एक मंजिल को अपने पाने के लिए, क्योंकि आज के यूथ में मंजिल को पाने की ही होड़ लगी है अपने, और क्या होता है कि मंजिल हमें मिल नहीं पाती है, तो इसलिए उनका क्या जो है दृष्टिकोण था मंजिल को पाने का, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक कहानी है जिसके विषय में हम आपको बताएंगे, इससे आप भी अपनी कहानी को जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं, एक अपना ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से उस कहानी का क्या चीज़ निकल के आया, तो उस तरीके से अपने आप को भी समझा सकते हैं। तो कहानी ये थी कि एक बार एक व्यक्ति इनके पास आता है। एक व्यक्ति इनके पास आया और इनसे अपनी दुख दुविधा सारी चीज़ें बताया कि स्वामी जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे साथी जितने लोग हैं वो मुझसे कम ही मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल हो जाते हैं, और मैं कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं छोड़ता कि मैं मतलब हर संभव प्रयत्न करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो है हम अपने लक्ष्य तक ही हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि ऐसा है कि अभी आपकी समस्या जो है काफ़ी जटिल है और इसका हल खोजने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो इसका हल खोजने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, और तब तक आप मेरे कुत्ते को, यानी कि उनका एक पालतू कुत्ता था, उसको बोले कि उसको आप तब तक टहला दीजिए और तब तक मैं आपका कार्य कंप्लीट कर देता हूँ। तो स्वामी जी के कुत्ते को वो आदमी लेकर निकलता है। तो आदमी लेकर निकलता है, अपना जाता है पार्क में, और पार्क में जब लेकर जाता है तो वो इधर उधर की जो चीज़ें देखता है कुत्ता, तो इधर कहीं दौड़ लेगा, कहीं इधर दौड़ लेगा, तो इस तरीके से वो घूमता रहता है, और जिसकी वजह से जब वो आता है तो वो काफ़ी हाँफता हुआ आता है। और आदमी वो बिना थके हुए, यानी वो सिंपली अपना एक रूटीन में वॉक कर रहा है, तो इस तरीके से, और वो कुत्ता भाग रहा है इधर उधर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो आते हैं स्वामी जी के पास, तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। तो वो आदमी उस पर आंसर देता है कि ये जितनी भी चीज़ें देखता था उसके पीछे ही दौड़ लेता था और मैं आराम से चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं हाँफ रहे हो, कुत्ता मेरा इतना हाँफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तो उस आदमी ने कहा मैं सीधा चलते हुए जा रहा था, लेकिन ये कुत्ता जो है आपका, ये इधर उधर भाग रहा था, जिधर जो चीज़ देख लेता दौड़ के उसके पास पहुंच जाता, जिसकी वजह से ये थक गया और हाँफने लगा। तो स्वामी जी ने कहा बस यही स्टेटमेंट आपके लिए है कि अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस एक लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ लगा देना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि हम छोटी छोटी अलग अलग जो है चीज़ों में बट जाते हैं, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट एक जगह नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से आगे चलकर ये होता है कि हम अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, मीन्स हम उस लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं। तो यही उनका स्टेटमेंट होता है और यही उस कहानी का सार निकल के आता है, क्योंकि हम सभी को समझना है कि अपने मंजिल को पाने के लिए हमें एक लक्ष्य देखना पड़ेगा और एक ही साइड मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनकी ये स्टोरी रही। आगे और भी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो कि हम आपको सेकंड पार्ट में भी सुनाएंगे, और आगे हम देखते हैं कि इनके बारे में एक इतिहासकार ने क्या कहा था। इतिहासकार नहीं था वो, मतलब आगे चल के देखते हैं कि वो क्या थे। तो वो थे मीन्स अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के। तो उन्हें महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे जिनका नाम था विलियम हेस्टी। विलियम हेस्टी ने कहा था कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने बहुत जगहों की यात्रा की है, परंतु उनके जैसा प्रतिभावान बालक नहीं देखा। यानी उनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिभा थी कि उनके जैसा बालक उन्होंने नहीं देखा था। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। देखिए, जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। उस टाइम पे जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वो सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, जानकार हैं, उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो इस तरीके से उन्होंने जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक स्टूडेंटों से उनकी कंपैरिजन की और कहा कि नरेंद्र जैसा वास्तव में कोई नहीं है, मैंने अब तक नरेंद्र जैसा किसी को नहीं देखा। तो इस तरीके से आपने इनके एक पहलू को देखा, जीवन के एक पहलू को देखा। इसके बाद आप दूसरे पहलू को नेक्स्ट डे देखेंगे हमारे स्पेशल क्लास में। और आज की हमारी 15 मिनट की क्लासेस थी। तो चलिए, हमारा क्लास यहीं पर ओवर होता है। और अगर इससे संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।